नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग अपने पिछले लेक्चर के डिस्कशन को, जो पॉलिटी सीरीज में हमारा चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनियन लेजिस्लेचर पार्ट 2, और इसमें लोकसभा को इंट्रोड्यूस कर लेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में जो पॉलिटी सीरीज का ही था, तो दिस लेक्चर बिलोंग्स टू पॉलिटी सीरीज। बहरहाल पॉलिटी सीरीज की एक प्लेलिस्ट है, उसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है यूनियन एग्जीक्यूटिव की अलग से, यूनियन लेजिस्लेचर की अलग से, और साथ के साथ में फंडामेंटल राइट्स की अलग से है, और फंडामेंटल ड्यूटीज की अलग से है, डीपीएसपीस की अलग से है। तो इससे आपको क्या थोड़ा सा नेविगेट करने में आसानी रहेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आने लाइक कीजिएगा, पसंद आने पे दिल खोल के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके, ताकि ये मुहिम तक सब तक पहुंच सके। और चैनल पे नए हैं अगर आप, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग पिछले वाले लेक्चर को रिवाइज कर लें और देख लें कि क्या क्विक पॉइंट्स हैं राज्यसभा के। हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में देखा था कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, और परमानेंट हाउस होने की वजह से यहाँ पे ये कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती। राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। अपर हाउस भी बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इन नामों से इसे जाना जाता है। राज्यसभा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, और इसका इंपॉर्टेंस कम नहीं होता लोकसभा के मुकाबले। लोअर हाउस, डिसॉल्वेबल हाउस या हाउस ऑफ द कॉमन्स। और इसमें अगर बात करें तो रेलेवेंस इसकी बहुत ज्यादा है। जैसे अगर मैं लास्ट टर्न पे मैंने बताया था कि अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा के मुकाबले इक्वल रेलेवेंस रखती है। क्यों? क्योंकि कोई भी बिल हुआ, वो अगर राज्यसभा द्वारा भी पास नहीं होता है तो फिर वो पास नहीं ही होगा। अब अगर वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, अगर वो एक कोई नॉर्मल बिल है, तो फिर जॉइंट सेशंस बुलाए जाते हैं, राइट। और अगर बात की जाए कि सिर्फ मनी बिल हुए या फाइनेंशियल बिल्स हुए, तो इन्हीं दो बिल्स में जो सिग्निफिकेंस है वो लोकसभा का ज्यादा है। रेलेवेंस ऑफ लोकसभा मोर देन दैट ऑफ राज्यसभा। वहीं पे थोड़ा सा रेलेवेंस लोकसभा का ज्यादा हो जाता है, सुपीरियरिटी ज्यादा हो जाती है, अदरवाइज। एक अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट कहूं कि राज्यसभा एक बार्गेनिंग चिप प्ले करती है, बार्गेनिंग चिप ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, इंडियन पॉलिटी। भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय डेमोक्रेसी में राज्यसभा का क्या काम है? बार्गेनिंग चिप की तरह काम करती है। जैसे एक एग्जांपल है छोटा सा, आप समझिए कि जैसे जीएसटी बिल्स थे, लगभग 10 सालों से ज्यादा से वो पेंडिंग थे, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा था। क्योंकि जो दौर था 2004-2014 तक का जो दौर था, उससे पहले का भी, वो था कोएलिशन गवर्नमेंट्स का। और कोएलिशन गवर्नमेंट्स के केस में खास बात यह है कि राज्यसभा में कभी मेजॉरिटी आती ही नहीं है। और अगर राज्यसभा में कभी मेजॉरिटी नहीं है तो फिर सरकार कोई भी बिल अगर पास कराना चाहे लोकसभा से करा भी दे, लेकिन राज्यसभा में जाके वो स्टक हो जाता है। तो इसके बाद में जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, नई गवर्नमेंट ने, तो इन्होंने लोकसभा से इसको पास करा दिया। और साथ के साथ में क्या किया कि जो रीजनल पार्टीज हैं, उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन सबके साथ में मीटिंग की, उन सबके साथ में विचार विमर्श किए, उनके सबके साथ में बातचीत की, और उन बातचीत के बाद में ये डिसाइड हुआ कि जीएसटी को पास करा देना चाहिए। तो ये एक तरीके से बार्गेनिंग चल रही है, क्योंकि रीजनल पार्टीज या स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा कि ठीक है, आप लॉ पास कराइए, लेकिन आप, फॉर एग्जांपल बिहार है, बिहार कहता है कि हमें कुछ स्पेशल फंड्स की जरूरत है, हमारे लिए फंड्स और एलोकेट कीजिए, तो सेंटर को वो करना पड़ेगा अगर बिल पास करना है तो। या फिर हमारे इंटरेस्ट को भी आप कंसिडर कीजिएगा। फॉर एग्जांपल बंगाल में टीएमसी गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि आपको हमारी इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना होगा, तो यूनियन को करना पड़ेगा। सो ये एक फेडरलिज्म का बार्गेनिंग चिप है, यानी कि राज्यसभा में बार्गेनिंग विल टेक प्लेस, और वो बार्गेनिंग हेल्दी बार्गेनिंग है, हो सकती है एक तरीके से, राइट। सो दैट इज व्हाई
राज्यसभा का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब राज्यसभा में मेजॉरिटी ना हो गवर्नमेंट, राइट। तो ये एक बार्गेनिंग व्हील की तरह काम करता है इंडियन फेडरलिज्म में। नेक्स्ट, लेकिन यही बार्गेनिंग व्हील कहीं ना कहीं एक स्टम्बलिंग ब्लॉक भी बन जाता है ना। एक ये स्टम्बलिंग ब्लॉक भी बन सकता है। स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल कोई बिल है, वो लोकसभा में पास हो गया, है ना, लेकिन राज्यसभा में अगर गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नहीं है तो वो बिल फिर राज्यसभा में रुक जाएगा, राइट, रुक जाएगा, डेड हो जाएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट्स हैं तो वो बिल क्या हो गया, डेड हो गया। अगर वो बिल डेड हो गया तो कई बार ऐसी अच्छे रिफॉर्म्स भी हैं जो कि नहीं आ पा रहे या नहीं आ पाते हैं। जैसे कई बार से कोशिश की जा रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना है, बट वो नहीं आ पा रहा था, राइट। सो दैट इज व्हाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राज्यसभा स्टम्बलिंग ब्लॉक की तरह एक्ट करे। ये भी देख सकते हैं हम कि ये भी कई बार देखा गया है। तो बहुत सारे रिफॉर्मिंग बिल्स हैं जो पास नहीं हो सकते, राइट। ये इसीलिए क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो पार्टीज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं हो पाती, राइट। इसमें अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा पार्लियामेंट जो है, पूरा का पूरा जो संसद भवन है, वही एक स्टम्बलिंग ब्लॉक की तरह भी एक्ट करता है कई बार। देखिए, अगर थोड़ा सा फील लेके समझा जाए तो आप ये समझिए कि संशोधन का प्रावधान दिया क्यों गया है। व्हाई देयर इज ए प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द रीजन फॉर दैट बीइंग, इसका कारण एकमात्र है कि लोगों की जो एस्पिरेशंस है वो समय के साथ चेंज होती रहती है। आज लोगों की उम्मीद सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है, आज एक अच्छी लेविश लाइफस्टाइल जीने का एक सपना है। तो उसके हिसाब से आपके कानून में भी बदलाव होने चाहिए, आपके संविधान में भी संशोधन होने चाहिए, और इसीलिए पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है। लेकिन कई बार पार्लियामेंट खुद एक स्टम्बलिंग ब्लॉक की तरह एक्ट करता है, राइट। एक खुद ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक की तरह एक्ट करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की ही बात कर ली जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी धर्म है, कोई भी हो, कोई भी XYZ, कोई भी, नो रिलीजन इज ग्रेटर देन इंडियन रिलीजन एज एन इंडियन। कोई भी व्यक्ति एक भारतीय सबसे पहले है, उसके बाद हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई। ये समझना होगा। कोई भी किताब, धार्मिक ग्रंथ, उससे सबसे ऊपर भारत का संविधान है। उस किताब को सबको पूजा नहीं, लेकिन उस किताब में सबका विश्वास होना चाहिए, राइट। सो दैट इज व्हाई यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी तक उसके बारे में सिर्फ चर्चा ही होती रही है, लेकिन उस बिल को इंट्रोड्यूस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट इज व्हाई ऐसी कंडीशंस में स्टम्बलिंग ब्लॉक बनता है, बिकॉज ऑफ पेटी पॉलिटिक्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। कुछ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे पहला देखें तो 1/3 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स रिटायर एवरी ईयर। ऐसा क्यों प्रावधान दिया गया? देखिए, पहली चीज तो ये जान लीजिए, टेन्योर जो है ऑफ ए राज्यसभा MP, राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टेन्योर जो है वो कितना है, 6 ईयर्स। तो हर साल 1/3 मेंबर्स को रिटायर कर दिया जाता है। क्यों? ताकि जो परमानेंट नेचर है इसका, जो परमानेंट नेचर है राज्यसभा का, वो मेंटेन रहे, राइट। जो परमानेंट नेचर है वो मेंटेन रहे, राइट। इसीलिए दूसरा पॉइंट कहता है कि जो राज्यसभा में है, उस राज्यसभा जो है उसमें रिजर्वेशन प्रैक्टिस नहीं होगी, रिजर्वेशन प्रैक्टिसेस नहीं होगी, रिजर्वेशन को प्रैक्टिस वहां पे नहीं किया जाएगा। नंबर 3, इलेक्शंस जो होंगे वो इलेक्शंस हमेशा ओपन बैलेट सिस्टम के थ्रू होंगे। हमेशा किसके द्वारा करवाए जाएंगे? ओपन बैलेट सिस्टम के। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं। और राज्यसभा में जैसे मैं आपको बताऊं कि जो 12 नॉमिनेटेड सदस्य हैं उनको नॉमिनेट करना प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, उनको करना ही करना है। और अगर नॉमिनेट करना है, उनको किया जाना है ना, अगर इनको नॉमिनेट करना है तो आपको ये समझना होगा कि ये जो 12 नॉमिनेटेड हैं ये
कोई कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी में दे रहे हैं, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, इनसे, इन फील्ड से ये हो सकते हैं। इलस्ट्रेटिव है, अब तो हम ये भी देख चुके हैं कि एक इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव कैटेगरी नहीं है। तो ऐसा प्रावधान क्यों दिया गया, अगर थोड़ा सा इस पे विचार करें आप, तो ये वो लोग हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इंडियन पॉलिटिक्स में इनका हाथ होना चाहिए, इंडियन पॉलिसी मेकिंग में इनका भी मार्गदर्शन होना चाहिए, इनका भी कंसिडर किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ये जो 12 नॉमिनेटेड सदस्य हैं। लेकिन तो नॉमिनेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये वैसे लोग नहीं है जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में जाके उतरे और उतर के चुनाव लड़के आए, ये इनके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बिकॉज इनका फील्ड ही अलग है। दैट इज वाई नॉमिनेट करने का प्रावधान है और ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर कि 12 जने नॉमिनेट करने ही करने हैं। नेक्स्ट है लोकसभा और हाउस ऑफ द कॉमन्स, ये लोअर हाउस है, इतना जान लीजिए। आज इंट्रोडक्शन देखेंगे इसके बारे में। नॉन परमानेंट है ये नेचर में, यानी कि ये जो है डिसॉल्व कर दी जाती है। अगर सक्सेसफुली 5 साल गवर्नमेंट रन की तो उसके बाद इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, है ना। अब आइए जरा देख लेते हैं सबसे पहले टोटल स्ट्रेंथ। तो जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 552, जिनमें 530 क्या है स्टेट्स, 20 यूनियन टेरिटरीज और 2 नॉमिनेटेड। लेकिन 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 जनवरी 2020 से ये अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी कि पहले जो 2 नॉमिनेटेड होते थे एंग्लो इंडियन, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज से आते हैं। अब सबसे पहले मुझे आपको ये समझाना होगा कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है कौन सी और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्यों, है ना। और इसको बंद किया गया तो क्यों बंद किया गया इस नॉमिनेशन वाली प्रथा को, तो इन सब के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं, राइट। चलिए तो आइए जरा देखते हैं। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज, देखिए एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज क्या है कि जो इंग्लिश थे जब भारत छोड़ के गए तो कुछ उनके डिसेंडेंट्स यहाँ रह गए, वो भारत छोड़ के नहीं गए और यहाँ पे ही बस गए, तो उसी कम्युनिटी को कहते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो 2020 तक क्या था कि 2 सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे राज्यसभा में प्रेसिडेंट द्वारा ऑन द एड एंड ऑब्वियसली प्रेसिडेंट द्वारा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इनको नॉमिनेट किया जाना था। अब 2011 में सेंसस हुआ, उसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज से 296 रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि एंग्लो इंडियन की पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 296 पाई गई। इसके बिहाफ पे एक अमेंडमेंट आया जिसके बाद में ये कहा गया 104th अमेंडमेंट, जिसमें ये कहा गया कि ये इसको अब डिसकंटिन्यू किया जाए क्योंकि अब इनका रिप्रेजेंटेशन जो है, मतलब इनकी पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है कि इनके लिए रिप्रेजेंटेशन की जरूरत हो, राइट। सो इसीलिए इसको प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू किया गया। 2020 में फिर 126वां कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन किया गया जिसमें ये कहा गया कि 104th जो था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और 2 नॉमिनेटेड जो एंग्लो इंडियन सदस्य हैं अब से नहीं नॉमिनेट किए जाएंगे। और जो लास्ट 2 सदस्य रहे जो नॉमिनेटेड थे वो थे जॉर्ज बेकर फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी एंड रिचर्ड हे, ये भी फ्रॉम बीजेपी। ऑफ कोर्स अब आप सोचिए नॉमिनेट अगर होने हैं तो एड एंड एडवाइस किसकी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, किसको, प्रेसिडेंट को, तो ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी ही देगी। इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, है ना। खैर ये अब डिसकंटिन्यू हो गए। तो बेसिकली अब ये कह सकते हैं कि 550 जिसमें से 530 और 20 यूनियन टेरिटरीज, ये लिखा इसलिए ताकि आप ध्यान रखें क्योंकि 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं की पॉलिटी से हम पढ़ते हैं कि 2 नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन अब से इस प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा अब देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये है इसमें जो पार्लियामेंट है उसको इतनी पावर दी गई है कि इसको नंबर को ये रेगुलेट कर सकते हैं और इन्होंने किया भी। इन्होंने क्या किया है कि इसको रिड्यूस करके 13 बना दिया है और उस 13 में से भी 7 जो है वो दिल्ली और बाकी सब एक एक यूनियन टेरिटरी, 1 यूटी ईच। अब आप सोचेंगे कि 1 यूटी ईच क्यों,
क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है कि बाकी यूनियन टेरिटरीज में जनसंख्या इतनी नहीं है, जबकि दिल्ली की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए ऐसा किया गया। ठीक है, तो अभी करंट स्टेटस क्या है? 543 डिलिमिटेशन प्रोसेस चल रहा है कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि उसको वापस से लेजिस्लेटिव असेंबली उसको बना के और उसको घोषित कर दिया जाएगा, फिर से एक राज्य घोषित कर दिया जाएगा। अभी के लिए स्टेटस क्या है यूनियन टेरिटरी का? तो 543 सीट्स हैं, जिनमें से 530 राज्यों से हैं और जो 13 है वो है यूनियन टेरिटरीज से। ये है। अच्छा, एक आपको फैक्ट बता दूं, जो डिलिमिटेशन है 2002 में होना था, लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया, उसको पोस्टपोन किया गया 2026 तक। 2026 तक फिर से 2026 में फिर से डिलिमिटेशन का बनेगी कमिटी, और उसके बाद में वहां से फिर क्या किया जाएगा? वहां से रीड्रॉ की जाएंगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये 543 से उठ के 888 और ये नंबर लोकसभा, और राज्यसभा में ये नंबर उठ के 245 से अगला चला जाएगा कितना? 384 लगभग राज्यसभा में। तो इतना नंबर ये बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। डिलिमिटेशन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो बाउंड्रीज हैं उनको रीड्रॉ करना, कईयों का रीनेमिंग भी होगी। सो दैट इज व्हाई ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया है। डिलिमिटेशन पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि अभी एक बर्निंग इशू है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है डिलिमिटेशन का, उस पर हम लोग बात करेंगे। बहरहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।